Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. IIT नीट फिजिक्स वीडियो सीरीज में आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वीडियो पूरा इफेक्टिव नहीं हो पाया था, कहीं बीच में पॉज क्रिएट हो गया था। तो उसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो में और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be option number A NR, option number B R by N, ऑप्शन नंबर सी n स्क्वायर r एंड ऑप्शन नंबर डी r by n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन क्या कह रहा है? एक वायर का रेजिस्टेंस क्या है? एक वायर का रेजिस्टेंस r ohm है। इस वायर का रेजिस्टेंस r ohm है। इसको मेल्ट करके फिर फर्दर स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ जाएगी बट एरिया कम होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग के केस में क्या है, लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया कम होता है। तो यहाँ पे एरिया की कोई बात नहीं कर रहा है बट सिर्फ स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है कि n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एरिया में भी चेंजेस आएंगे। तो मेल्ट और स्ट्रेच करके L2 क्या कर दे रहा है? L2 कर दे रहा है NL1 कर दे रहा है, इनिशियल लेंथ का n टाइम्स कर दे रहा है। तो एरिया का क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। स्ट्रेचिंग के टाइम में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू ए इंटू एल, ये कांस्टेंट होगा। तो ए इंटू एल कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। यहां से अगर मैं A2 बाई A1 निकाल लूं डियर स्टूडेंट, A2 बाई A1, तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा? L1 बाई L2, और L1 बाई L2 यहां से क्या आएगा? L1 बाई L2 हो जाएगा 1 बाई n। तो L1 बाई L2 1 बाई n हो जाएगा। मतलब हमारा जो A2 बाई A1 है, फाइनल एरिया बाई इनिशियल एरिया, वो 1 बाई n आ गया, और इनिशियल एरिया बाई फाइनल इनिशियल लेंथ बाई फाइनल लेंथ 1 बाई n है। अब कह रहा है कि फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस ये निकालते हैं। तो R का फॉर्मूला हमारा होता है रो L बाई A, रो L बाई A। तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप स्ट्रेचिंग करो या कोई भी प्रोसेस करो, ये मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टिविटी। तो रो सेम रहेगा L2 A2 बाय रो इंटू L1 बाय A1, राइट। रो कैंसल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? L2 बाय A2 इंटू A1 बाय L1। नाउ L2 बाय L1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? L2 बाय L1 n हो जाएगा। L2 बाय L1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और A1 बाय A2 क्या हो जाएगा? A1 बाय A2, चूंकि A2 बाय A1 1 बाय n है तो A1 बाय A2 भी n हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि R2 बाय R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहां से R2 क्या हो जाएगा? यहां से R2 हो जाएगा n स्क्वायर R1। तो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर r, राइट। ओके फाइन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, बी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, सी रिमेन्स द सेम, डी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। लेट्स सी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है, इसको बैटरी से चार्ज किया तो मान लो बैटरी का इसके अक्रॉस पोटेंशियल V आ गया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड E1 क्या हो जाएगा? हाफ CVA², जब ये ओरिजिनल लाइक सिंगल है। नाउ अब इसमें से कह रहा है बैटरी हटा के जब फुल चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल भी एक्वायर कर लेगा। बैटरी हटा के एक अनदर
कैपेसिटेंस, आइडेंटिकल कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा VB। तो इस केस में E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर E2। तो इसको मैं CV स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, CV स्क्वायर को 2E1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर है ये हमारा E1, तो CV स्क्वायर हो जाएगा 2E1। तो 2E1 यहाँ से क्या पता चला कि जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन सेकंड केस होगा वो पहले का डबल होगा, तो यहाँ पे इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा। अगर हम पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे आइडेंटिकल कैपेसिटेंस, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। किसी भी कैपेसिटेंस के थ्रू जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है ये हाफ CV स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be. Dear student, इसमें फिगर बनाया हुआ ये एक रॉड है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, दोनों को पैरेलल में कनेक्टेड किया हुआ है। इंटरफेस टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो और इसकी लेंथ क्या है, D है। तो कह रहा है कि इसकी जो कॉम्पोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इस केस में आपको याद रखना है कि इस केस में K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस सो ऑन, ऐसे आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट। अगर इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड दो रॉड हो, दो या दो से ज्यादा रॉड हो, तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। हमारे इस केस में क्या है कि A1 इज इक्वल टू A2 है हियर, क्योंकि एरिया सेम है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एरिया सेम होगा, थिकनेस सेम है, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो होगा ना, ये एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 को हम A मान लेते हैं, तो हमारा और दो का केस है, दो ही रॉड है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1A प्लस K2A अपॉन A प्लस A। अगर A कॉमन लेके हटा देंगे तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज हो जाएगी K1 प्लस K2 बाय 2। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, K1 प्लस K2 बाय 2 इस केस में। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 बाय 2, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन, नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। चार ऑप्शन कह रहा है P बाय B, B बाय 3P, C कह रहा है 3P बाय B एंड ऑप्शन D कह रहा है P बाय 3B। डियर स्टूडेंट ये बेसिकली बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है। बल्क मॉडुलस कह रहा है B है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है P बाय माइनस DV बाय B, माइनस DV बाय B होता है। ये प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। तो माइनस, चूंकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस है, माइनस को अभी हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो हमारा यहां से dV बाई बी क्या आ जाएगा, dV बाई बी हो जाएगा P बाई बी। नाउ वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम होता है स्फीयर का क्या
4/3 पाई आर क्यूब। सो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 नहीं होगा, तो dv इसमें हमारा dv अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये पावर पहले आ जाएगा 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर, यही हो जाएगा। अगर मैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं dv को v से डिवाइड कर दूं तो इस साइड भी मुझे v से डिवाइड करना होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे मैं 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पता चल रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर क्यूब r टाइम्स क्लियर हो जाएगा, तो 3 dr/r आ जाएगा, जो ये साफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी स्फेयर में जो वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज होगा वो रेडियस के फ्रैक्शनल चेंज का 3 टाइम्स होगा। तो dv/b हमने p/b निकाला है, तो p/b लिख सकते हैं, p/b इज इक्वल टू 3 dr/r। यहां से रेडियस पे फ्रैक्शनल चेंज dr/r क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा p/3b। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, p/3b विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p/3b, डी ऑप्शन हो जाएगा, p/3b, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ c, g एंड e²/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज c is velocity of light, g is universal constant of gravitation and e is the charge। इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर है और उससे हमें फॉर्म करना है किसके टर्म में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g और e²/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में हमें इसको इंडिकेट करना है। तो हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E क्या है, चार्ज है, और ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। सो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। लेंथ एक टर्म है, तो लेंथ का डायमेंशन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमें C के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो C का पावर A बोल दिया हमने, G के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो G का पावर B कर दिया, और e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका पावर C कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया। अब सबका डायमेंशन पुट करो, L को हम m0 L1 T0 ऐसा लिख सकते हैं। C क्या होता है डियर स्टूडेंट, C होता है LT-1, वेलोसिटी है ना, तो LT-1, तो इसका पावर A है तो L टू द पावर A T टू द पावर -A हो जाएगा, राइट। LT-1 A है। G का डायमेंशन क्या होता है, तो G का डायमेंशन F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Gmm/r², तो G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Fr²/m², राइट, Fr²/m²। F होता है mLT-2, R2 हो जाएगा L2/m², तो ये हो जाएगा m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2, ये हो जाएगा, राइट। तो G का हमारा क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 T टू द पावर -2 होल टू द पावर B। नाउ e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, चार्ज Q1 Q2 बाय r²। यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, ये एग्जैक्टली वही है, Q² बाय यूनिट वाइज या डायमेंशन वाइज अगर बात करो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो है, क्योंकि Q1 और Q2
यूनिट तो उसकी सेम होगी तो ई स्क्वायर ही हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। एफ क्या होता है एम एल टी माइनस टू और आर क्या हो जाएगा एल टू, तो ये हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू, एम एल थ्री टी माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू और होल टू द पावर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके पावर को रीअरेंज करना होगा। m0 l1 t0 इज इक्वल टू la t टू द पावर माइनस a m टू द पावर माइनस b l टू द पावर 3b t टू द पावर माइनस 2b देन m टू द पावर c l टू द पावर 3c t टू द पावर माइनस 2c, ये हो जाएगा t टू द पावर 2c हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 इज इक्वल टू m टू द पावर, m को खोजते हैं, ये एक m ये है एक m ये है, तो माइनस b प्लस सी हो जाएगा, m टू द पावर माइनस b प्लस सी, l टू द पावर कितना हो जाएगा a 3b और 3c, तो a प्लस 3b प्लस 3c हो जाएगा राइट। और t टू द पावर क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, ये हो जाएगा। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सारे पावर्स को इक्वल करें, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, m का पावर लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में माइनस बी प्लस सी है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से तो b इज इक्वल टू सी आ गया, मतलब b और c इक्वल है, ये हमें पता चल गया। l का पावर 1 है तो a प्लस 3b प्लस 3c, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा राइट। अगर हम यहाँ पे माइनस a माइनस 2b और इस 2c को भी माइनस 2b लिख सकते हैं क्योंकि b इज इक्वल टू सी है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से लास्ट से। ये माइनस a माइनस 4b इज इक्वल माइनस a माइनस 4b इज इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4b, a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 4b आ गया। अब अगर इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करें, इसमें और इसको इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा, एक तो ये मिल गया a प्लस a की जगह माइनस 4b पुट करेंगे प्लस 3b और 3c को भी 3b पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6b माइनस 4b 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू 1/2, तो b 1/2 हो गया तो c भी 1/2 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1/2, इससे माइनस 2 हो गया, क्या हो गया माइनस 2 हो गया, तो a हो गया माइनस 2, b हो गया हाफ, c भी हो गया हाफ। तो अब हमारा जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये रिलेशन हो जाएगा c टू द पावर a मीन्स c टू द पावर माइनस 2 और इन दोनों का पावर 1/2 रहेगा, तो सबको एक अंदर ही ले लेते हैं, g इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सबका पावर 1/2 है तो 1/2 ले लिया। c माइनस 2 को नीचे ले लेंगे तो 1/c स्क्वायर g इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन उस फिजिकल क्वांटिटी का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप ये जो इस एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली मिलता हुआ ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है जहां पे हमने
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके फाइंड किया है। इसका एक और तरीका है कि हम हर एक ऑप्शन में को यूनिट वाइज सॉल्व करें या डायमेंशन वाइज सॉल्व करें, जिसकी यूनिट लेंथ आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सारे ऑप्शंस को ट्राई करने पड़ेंगे। हो सकता है पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाए लेंथ, तो वो आंसर हो जाएगा, लेकिन यही अगर डी ऑप्शन होता तो आपको तीनों को सॉल्व करना पड़ता। तो इससे बेटर है कि आप एक कॉन्सेप्चुअल लर्न करो कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क करता है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम इस टाइप का अप्रोच लेते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके फाइन। ओके now question number 10 is our last question for today. Question number 10 क्या कह रहा है? Figure shows a circuit that contains 3 identical resistor। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, figure shows a circuit that contains 3 identical resistor with resistance R is equals to 9 ohm each, 2 identical inductors with inductance L is equals to 2 millihenry each, and an ideal battery with EMF E is equals to 18 volt. The current I through the battery just after the switch is closed. Switch closed is। Dear student, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में ये फिगर बनाया हुआ है और कह रहा है कि जितने सारे रेजिस्टेंस है वो 9 ओम का है और जितने इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी का है, राइट? 2 मिली हेनरी का है। और जो हमारी बैटरी है ये 18 वोल्ट है, ये हमारी 18 वोल्ट की बैटरी है। तो कह रहा है कि अगर हम इस सर्किट को क्लोज करें, यहाँ पे अगर स्विच को क्लोज करें तो बैटरी से कितना करंट पास होगा, बैटरी से कितना करंट इमीडिएटली पास होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब भी डीसी सर्किट में जो इंडक्टेंस है वो इनिशियली इंडक्टेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और सिमिलरली जो कैपेसिटेंस है वो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और जब स्टेडी स्टेट अचीव करता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये आपको समझना होगा। इन डीसी सर्किट कैपेसिटेंस behaves initially like short circuit, but after steady state achieved, it behaves like ओपन सर्किट। ये आपको याद रखना होगा, राइट? कैपेसिटेंस के बारे में। और इंडक्टेंस के बारे में क्या होगा? इंडक्टेंस behaves initially like open circuit, but after steady state achieved, it behaves like शॉर्ट सर्किट। ये चीज आपको याद रखना होगा, राइट? तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके रीड्रॉ करूं सर्किट, तो ये सर्किट क्या होगा इसको देखते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये सर्किट हो जाएगी, ये बैटरी है, ये ओपन सर्किट हो जाएगी, ये इसको सर्किट को हम क्लोज कर देंगे। ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R,
ये रेजिस्टेंस है R, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये भी रेजिस्टेंस है R, राइट। तो इस केस में अगर हम देखें यहां से करंट स्टार्ट होगी तो ये करंट एक इधर पास होगी और एक इधर पास होगी, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। दो सिमिलर रेजिस्टेंस है तो R × R बाय R प्लस R, तो ये हो जाएगा कितना? R/2। सो R/2 है तो करंट I कितना पास होगा? I हो जाएगा E/R/2। E क्या है हमारा? वोल्टेज कितनी है? 18 बाय ये हो जाएगा 9/2। 9 रेजिस्टेंस है तो 9/2 ये हो जाएगा 18 × 2/9, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट पास होगा। इसमें 4 एम्पियर ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन गलत है। इसमें ये 4 एम्पियर आंसर होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है। 4 एम्पियर आंसर होना चाहिए, 4 एम्पियर आंसर होना चाहिए। इसमें आंसर नहीं है तो इसके ऑप्शंस गलत है, राइट। सो आई होप आज के शॉर्ट वीडियो में आपने सारे कॉन्सेप्ट को लर्न किया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक और शेयर करो, और इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेते लाएंगे जहां पे हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।